गुजरात में दूसरे मरहले के लिए 93 असेंबली सीटों पर इंतखाबी मुहिम शबाब पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांकरेज और पाटन में इंतखाबी जलसों से किया खिताब। ओगड़नाथ मंदिर में की पूजा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रहनुमा भी आखिरी मरहले की इंतखाबी तशहीर में मसरूफ। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर खत्म पजीर। इतवार को 250 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। वार्डों की हद बंदी के बाद पहली बार दारुल हुकूमत में हो रही है बल्दियाती इंतखाबात। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने वोटरों को लुभाने के लिए लगाई ताकत। रेलवे की आमदनी में गैर मामूली इजाफे से शोबे को मिला फरोग। मुसाफिरों की तरफ से रेलवे की आमदनी में 76% का इजाफा। रिजर्व मुसाफिरों के हिस्से में 50% और नॉन रिजर्व मुसाफिर कैटेगरी में 422% इजाफा दर्ज। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मजबूत बहरिया और कोस्ट गार्ड को आज की अहम जरूरियात दिया करार और जदीद तरीन जहाजों और हथियारों से लैस बहरिया और कोस्ट गार्ड के लिए शिपयार्ड के किरदार को बताया अहम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने डिफेंस शिपयार्ड पर वजारत दिफा के लिए मुशावरती कमेटी के इजलास की सदारत। सुप्रीम कोर्ट ने साइंसदान नंबी नारायण मामले के 4 मुल्जिमीन की पेशगी जमानत देने के केरल हाई कोर्ट के हुक्म को किया मुस्तरद। इसरो की जासूसी के मामले में नारायण को 1994 में फर्जी तरीके से फंसाने का था मामला। और फीफा वर्ल्ड कप में आज ग्रुप एच में पुर्तगाल का मुकाबला जनूबी कोरिया से होगा, जबकि उरुग्वे का मुकाबला घाना से होगा। और ग्रुप जी के अपने आखिरी मुकाबले में ब्राजील का मुकाबला कैमरून से और स्विट्जरलैंड का मुकाबला सर्बिया से होगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सलमा खान। खबरें तफसील से। गुजरात में सभी सियासी जमातों ने दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम जमातों के लीडरों ने इंतखाबी तशहीर मजीद तेज कर दी है। दूसरे मरहले में 14 अजला की 93 नशिस्तों पर इंतखाबात होने हैं। इनमें एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरहद से मुत्तसिल है। नीज इन 93 नशिस्तों में राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा जिले के कांकरेज में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात के अवाम, खासकर पहली बार वोट डालने वाली माँ, बहनों और बेटियों ने पहले मरहले में ही गुजरात इंतखाबात का फैसला कर दिया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहां भी जा रहा हूं वहां अवाम के मुंह से एक बार फिर बीजेपी सरकार की बात सुनने को मिल रही है। પહેલા ચરણમાં જ્યાં મતદાન થયું છે, ભૂતકાળના બધા રેકોર્ડ તોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી બનવાઈ છે। ખાસ કરીને જે ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર છે એમનો ઉત્સાહ, માતાઓ, બહેનો, બેટીઓનો ઉમળકો, એણે આ ચૂંટણી પરિણામો પાક્કા કરી દીધા છે। भाइयों बहनों, जहां जाइए ત્યાં એક જ સ્વર સંભળાય, એક જ વાત સંભળાય। લોકોના મુખેથી એક જ વાત નીકળે છે, फिर एक बार, फिर एक बार। इससे कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बनासकांठा के कांकरेज मीना में ओगड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाटन में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए मरकज और रियासती हुकूमतों की हुसूलियाबियों का जिक्र किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत कोविड के दौर में अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि अवाम को मुफ्त अनाज से लेकर मुफ्त वैक्सीन तक हर चीज दस्तयाब कराई गई।
अरे ઘરમાં એક માણસને ગંભીર માંદગી આવે તો 5 વર્ષ સુધી ઘર હરકું ના થાય. આખા દેશ ઉપર આવડી મોટી માંદગી આવી હતી. કેટલી મુસીબતે આ દેશને સંભાળ્યો હશે તમે અંદાજ કરો. અને આવા કપરા કાળમાં પણ તમારો દીકરો જ્યારે દિલ્હીમાં બેઠો હતો ને, એ ગરીબનું છોકરું ભૂખ્યું ના સુવે એના માટે આ તમારો દીકરો જાગતો હતો. 80 કરોડ લોકોને મફત અનાજ આપ્યું. ભાઈઓ, અનાજ મફત પહોંચાડ્યું. 3 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો અને બધાને વેક્સિન, બધાની જિંદગી બચાવવા માટેની ચિંતા કરી. 40,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચા વેક્સિનના. તમને બધાને વેક્સિન મળી કે ના મળી? વેક્સિન મળી કે ના મળી? એક કાણીભાઈ ખર્ચો કરવો પડ્યો. वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने आज महसाणा के नुगरा गांव में इंतखाबी रैली की। अपने खिताब के दौरान अमित शाह ने कहा कि शुमाली गुजरात में पानी की शदीद बहरान के बावजूद कांग्रेस ने नर्मदा मंसूबे में रुकावटें हायल की, लेकिन बीजेपी हुकूमत की वजह से आज नर्मदा का पानी न सिर्फ शुमाली गुजरात बल्कि राजस्थान की प्यास बुझा रहा है। और गुजरात असेंबली इंतखाबात में डीडी न्यूज की टीम का सफर जारी है। विरमगाम सीट बहुत जेर बहस है। यहाँ के लोगों के मसाइल क्या है, हमारे रिपोर्टर शिलेंद्र मिश्रा ने इंतखाबी सफर में जानने की कोशिश की। गुजरात के चुनावी सफर में हम जगह जगह घूम रहे हैं। आज पहुंचे हैं विरमगाम। विरमगाम चर्चित है क्योंकि यहां से बीजेपी ने हार्दिक पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। हार्दिक पटेल गुजरात में चर्चित चेहरे हैं और इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, इस कठिन मानी जाने वाली सीट पर। बताइए कि क्या है यहाँ हार्दिक लड़ने के बाद क्या चर्चा हो रही है? बढ़िया हो रही है उसके लिए, तो हार्दिक के लिए अच्छा है। हाँ, हार्दिक बीजेपी से लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे कि जीत जाएंगे। चुनौती कड़ी है क्योंकि यहाँ पर तो पिछली बार कांग्रेस जीती थी। पिछली बार हुआ, लगा इस बार नहीं होगा शायद। गाँव के लिए क्या मुद्दा है? यहाँ तो एक युवा उम्मीदवार है। यही मुद्दा है मेरे लिए कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप हो, मगर जो बढ़िया काम करेगा उसी को वोट देना चाहिए ने। एबीवीपी भी वही कहती है कि आप उसी को वोट दो जो बहुत बढ़िया काम करे, वो चाहे बीजेपी हो कि कांग्रेस हो। एक युवा के तौर पर जो मौजूदा सरकार है उसको आप कहाँ आंकते हैं, कहाँ रखते हैं? युवा के हिसाब से तो देखने जाए तो अभी तो भाजपा को ही ज्यादा वोट की संभावना है, क्योंकि भाजपा बहुत बढ़िया काम कर रही है। आपकी दुकान है, अब काफी दल के लोग आते होंगे, बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी। कौन ज्यादा आते हैं या फिर किसका जोर दे? विरमगाम के अंदर विकास चाहिए, जो गटर का है और रोड का है वो विकास चाहिए मेरे को। सभी लोग वो नाई की दुकान पे आते हैं, सभी लोग यही बोलते हैं कि गटर अच्छी नहीं है 25 साल से, रोड रास्ते अच्छे नहीं 25 साल से, वो बना दे। क्या चूंकि यहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार था इसलिए, या फिर क्या आपको कहना? आप मतलब जीते कोई भी, आप कह रहे हो काम करा है? काम करना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए विरमगाम का। क्या लगता है, बहुत टक्कर वाली सीट है, बड़ा चर्चा है हार्दिक के लड़ने से आए विरमगाम? टक्कर तो ऐसी कोई है नहीं, काम अच्छा है तो आएंगे ही। तो कौन आएगा ये तो बताइए। नहीं, भाजपा का काम अच्छा है, कई जगह काम अच्छा है। पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस वो तो है, भाजपा में कोई ऐसा अच्छा है था नहीं। तो हालात बदले हैं विरमगाम के, युवा है आप। हाँ जी, क्या बदला? हालात में ऐसा तो कुछ नहीं है, ऊपर भी भाजपा है तो फिर हम यही मांगेंगे कि नीचे भी भाजपा आ जाए, क्योंकि उससे काम होना चाहिए। कौन आएगा, हार्दिक या कांग्रेस? हार्दिक। हार्दिक, हाँ, भाजपा आएगी। पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी। नहीं, अब के बार भाजपा आएगी। क्यों, वजह बताइए। हार्दिक पटेल है ना हार्दिक पटेल हाँ, पाटीदार किसके साथ है? युवा नेता है, पूरी कौम उसके साथ है। क्या ये जो दावा किया जा रहा है कि गुजरात बदला है,
विकास पर बहुत आगे बढ़ा है। और विकास जो पानी बिजली वो सभी गाँव में भी सब कुछ सुविधा हो गई है। और यहाँ के जो लोग हैं खेतीबाड़ी वाले बरोबर, उसको पानी की जरूरत है। और यहाँ जो उद्योग हुआ है तो उद्योग के लिए इससे ऐसे ने वो सभी युवा है उसको रोजगार मिला है। क्या वजह है जो लोग कह रहे हैं हार्दिक पटेल सीट निकाल सकते हैं? पटेल नौजवान है और काम करने में सक्षम है और सबका काम करेंगे और ऐसा ही आदमी चाहिए। चुनावी सफर में विरमगाम की जनता से और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि विरमगाम में उनके मुद्दे क्या हैं और वो जो जीतेगा उससे क्या चाहते हैं, यानी अपने जनप्रतिनिधि से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो चुनावी सफर में हमारा सफर जारी है। किसी और दिन मिलेंगे दूसरी सीट पर दूसरे शहर में। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, विरमगाम। वहीं कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में मुसलसल अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कल वडोदरा में एक जलसा आम से खिताब किया। खड़गे, जो कांग्रेस की आला क़यादत के वाहिद चेहरे के तौर पर रियासत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ मुसलसल जारहाना रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इधर उधर की बात करने के बजाय बीजेपी को गुजरात के बुनियादी मसाइल पर बात करनी चाहिए। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की तशहीर आज शाम 5 बजे खत्म हो गई है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने राय दहिंदगान को राग़िब करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब उम्मीदवार इसके बाद गाड़ी पर इंतखाबी निशान का झंडा लगाकर इधर उधर नहीं घूम सकेंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात की तरह इस बार भी दिल्ली रियासती इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन पोलिंग की बात करते हुए लोकसभा और असेंबली इंतखाबात की तरह एक दिन पहले इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी लगा दी है। काबिल जिक्र है कि 4 दिसंबर को वोटिंग होगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां की हैं। पुलिस का कहना है कि पोलिंग के दौरान हसास इलाकों में इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एमसीडी की इंतखाबी मुहिम बड़े पैमाने पर पुरअमन रही है। पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है। जो हर बूथ का एनालिसिस किया गया है, उसमें से जो क्रिटिकल बूथ्स हैं उस पर डिप्लॉयमेंट हमारी ज़्यादा रहेगी। जितने भी पुलिस प्रीमिसेस हैं वहाँ पर हमारी पुलिस प्रेजेंस है और जो स्ट्रॉन्ग रूम है उनकी सिक्योरिटी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी तक सब कुछ कैंपेन पीसफुल रहा है और जो 4 तारीख को इलेक्शन होगा उसके लिए हमारे पास इस क्षेत्र में पश्चिमी और साउथ के एरिया में 7 जिले हैं जिनमें हमने लगभग 30,000 लोगों की पुलिस वालों की डिप्लॉयमेंट की है। खासकर जो सेंसिटिव एरिया हैं या जहां पर कोई इलेक्शन के दौरान पहले कोई वायलेंस की हिस्ट्री है, उन पोलिंग बूथ्स पर हमने स्पेशल अरेंजमेंट लगाए हैं और वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है और वहां पर जो एरिया सिक्योरिटी प्लान है वो भी हमने स्ट्रेंथन की है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत समाजी शोबों में भी काम किया जाएगा। अब तक ये स्कीम 16 वजारतों में मुल्क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए काम कर रही थी। DPIIT के सेक्रेटरी अनुराग जैन ने कहा है कि समाजी शोबे में 5 शोबों को लिया गया है और जिनमें स्कूल की तालीम, सेहत और खवातीन और बच्चों की तरक्की, हाउसिंग, शहरी उमूर और पंचायत शामिल हैं। पिछले जो 1 साल काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो इसके बहुत सुखद परिणाम आए। वास्तव में लोगों का ये मानना है कि जिस कल्पना के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था उससे बेहतर परिणाम सामने देखने मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के फायदे सामने आ रहे थे। तो पिछली बार एक उच्चतम स्तर पर जब रिव्यू हो रहा था तो ये कहा गया कि ये जो सारी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस प्रकार से उपयोग हो रही है तो क्या हम इसको सोशल सेक्टर में उपयोग करके देख सकते हैं। हम लोगों ने इसमें जो शुरू किया है अभी तक स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, महिला बाल विकास, उनके साथ इनिशियल मीटिंग्स हो गई, उनकी टीम्स को ट्रेन कर दिया गया इनिशियली, अब काम शुरू हो रहा है। रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में समाजवादी पार्टी के मजबूत रहनुमा आजम खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर रामपुर ज़िमनी इंतखाबात में SP उम्मीदवार आसिम रजा की हिमायत में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान खवातीन के बारे में नाजेबा तबसरा करने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठाए हैं। CO सिटी अनुज
चौधरी ने बताया है कि आजम खान के खिलाफ शहनाज बेगम की तहरीर पर गंज थाने में खवातीन के बारे में नाजेबा तबसरा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 29 तारीख को एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे मोहम्मद आजम खान और आसिम रजा समाजवादी के प्रत्याशी के पक्ष में। उस दौरान उनके द्वारा एक भाषण में जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर कुछ लोगों में आक्रोश था, कुछ महिलाओं में। वो लोग सब थाने पर आए और उन्होंने ऑडियो और एक तहरीर जो कि थाने पर आकर दी। शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मुंबई में दिफाई शिपयार्ड से मुतालिक वज़ारत दिफा की मुशावरती कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि डिफेंस शिपयार्ड में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM के जरिए मुल्की मसनूआत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे खरीदारी का अमल मज़ीद शफ़ाफ हो गया है। शिपयार्ड्स में GEM के माध्यम से प्रोक्योरमेंट में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसमें न केवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन मिल रहा है बल्कि प्रोक्योरमेंट में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी पहले के कंपैरिजन में आई है। सभी शिपयार्ड्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2022-23 के अंतर्गत GEM के माध्यम से प्रोक्योरमेंट बढ़ाने को कहा गया है और इसके अतिरिक्त इन शिपयार्ड्स के लिए कुल प्रोक्योरमेंट का 25% MSMEs के द्वारा ही की प्रोक्योरमेंट किया जाना चाहिए। यह भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। वज़ीर दिफा ने कहा कि डिफेंस शिपयार्ड ने अपनी इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने में भी काफ़ी हद तक तरक्की की है। उन्होंने कहा कि डिफेंस शिपयार्ड का प्रोडक्शन और मुनाफे में भी इजाफा हुआ है। डिफेंस शिपयार्ड्स ने आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है। 2021 और 22 के दौरान इन शिपयार्ड्स का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 9,000 करोड़ रुपए एवं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ रुपए का रहा है और वर्तमान में इन शिपयार्ड्स की ऑर्डर बुक पोजीशन अप्रॉक्सीमेटली 82,000 करोड़ रुपए। और CBI की अपील को कबूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साइंसदान नंबी नारायण को जासूसी के झूठे केस में फंसाने के मामले में केरला हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी है। केरला हाई कोर्ट ने इस मामले में 4 मुल्जिमान को पेश की जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट से कहा है कि वो 4 हफ्तों में नई जमानत की दरख्वास्त पर फैसला करे। अब 5 हफ्ते तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होंगे। दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देने की गर्ज से भारतीय बहरिया वियतनाम के हो ची मिन शहर दौरे पर जा रही है। इसमें बहरिया जनूबी चीन में तैनात भारतीय बहरिया के जहाज शिवोलिक और कमोटा, ये 2 जहाज को शामिल किया गया है। इस दौरे के दौरान भारतीय बहरिया जहाज वियतनाम की बहरिया के साथ मुतादिद तिजारती सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। भारतीय अफसरान और जहाज़रां भी इस दोस्ताना सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। भारतीय बहरिया के जहाज़ों का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती तबादले, दोस्ती और दिफाई ताउन को मज़ीद गहरा करने के मकसद से किया जा रहा है और इस दौरे का भारत और वियतनाम के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 50वीं सालगिरह के मौके पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वजीर कानून किरेन रिजिजू ने चेन्नई में तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के 12वें तक़सीम असनाद तकरीब की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की अदालतों और कानूनी निज़ाम के लिए निसाबी सरगर्मियों में इलाकाई ज़बानों का होना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में ज़ात पात पर मबनी तबसरा लिखने पर हंगामा हुआ है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शांति श्री धुलो पोडी ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। वाइस चांसलर ने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के डीन और शिकायत कमेटी से कहा है कि वो इस मामले की जल्द अज जल्द तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें।
रिलीज में कहा गया है कि जेएनयू शमूलियत और मसावात पर यकीन रखती है। वाइस चांसलर ने जेएनयू में किसी भी किस्म के तशद्दुद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने की भी बात कही है और इस दौरान दीवारों और फैकल्टी के कमरों पर लिखे जा रहे जात पात मुखालिफ नारों पर सोशल मीडिया में हलचल है। एक फैकल्टी के कमरे के गेट पर काबिल एतराज़ अल्फाज भी लिखे हुए पाए गए हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में नामालूम लोगों के खिलाफ आईपीसी की दफ़ा 153B, 505, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात कर रही है। आलमी चैलेंजों के दरमियान भारतीय मईशत ने राहत की खबर ली है। दूसरी सहमाही में मुल्क की जीडीपी 6.3% रही, जबकि पहली सहमाही में ये शरह 13.5% थी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 सहमाहियों में 9.7% की शरह नमू दुनिया में सबसे बेहतर है। दुनिया में सप्लाई चेन का बहरान है, तवानाई का बहरान है और रूस यूक्रेन तकरार। पूरी दुनिया में महंगाई की शरह आसमान छू रही है और मईशतें तबाह हो रही हैं। इतने चैलेंजों के दरमियान रवा माली साल की दूसरी सहमाही के आदादुशुमार सामने आए हैं। जुलाई और सितंबर के दरमियान दूसरी सहमाही में भारत में जीडीपी की रफ्तार 6.3% दर्ज की गई है। इससे कबल रवा माली साल की पहली सहमाही में मुल्क की जीडीपी की शरह नमू 13.5% थी। Overall, at the end of the first 2 quarters of the current financial year, we just present you India's growth rate in real terms, 9.7% compared to many other countries, including developing countries. And India's growth trajectory stands tall and well above the growth rates that other countries are experiencing. And we should understand that these growth rates are happening in the context of tightening of global monetary conditions. तिजारत, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग से मुताल्लिक़ खिदमात में इजाफा दोहरे हिस्से में दर्ज किया गया है। दूसरी सहमाही के दौरान ये 9.6% के मुकाबले 14.7% रही है। इसके अलावा तमाम शोबों में जीडीपी कोविड-19 से पहले की सूरत हाल पर पहुंच गई है। इफरात ज़र की शरह भी काबू में और मुतवाज़िन है और ये 7.8 की बुलंद तरीन सतह से नीचे बनी हुई है। As far as the Indian economy is concerned, this data confirms that the economic recovery continues and most components of economic growth are stabilizing at a moderate pace, and we are on track to deliver a 6.8 to 7% GDP growth for the current financial year, and we can look ahead as capacity utilization rate picks up and as capital formation maintains its buoyancy and tax revenue growth indicates the vigor of economic activity, etc. ताहम बुनियादी शोबे में मामूली कमी दर्ज की गई है। मईशत के हवाले से माहिरीन की पेशिन गोइयां दुरुस्त हैं। ऐसे में भारतीय मईशत के आसार मुस्बत और मुस्तहकम है और भारत निजी सरमायाकारी को राग़िब करने में कामयाब रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि यूक्रेन में जंग काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और ये आलमी मईशत को मुतासिर कर रही है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन रूस जंग और यूरोप, चीन और अमेरिका में एक साथ कसात बाजारी की वजह से आलमी शरह तरक्की आइंदा बरस 2% से नीचे गिरने का इम्कान बढ़ गया है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने राइटर्स नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो ख़ास तौर से चीन में कसात बाजारी के बारे में फिक्रमंद हैं, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत आलमी तरक्की का एक मजबूत इंजन रही है। और आगे बढ़ते हैं, जहां रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े जो है वो 9 माह से ज़्यादा अरसे से जारी है। दरियासना अमेरिकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने यूक्रेन में जंगी जराइम के लिए रूस को जवाबदेह ठहराने का अहद किया है। जो बाइडन और इमैनुअल मैक्रोन ने वादा किया है कि वो यूक्रेन में वसी पैमाने पर मजालिम और जंगी जराइम के लिए रूस को जवाबदेह ठहराएंगे। मीटिंग में तमाम इत्तेहादियों ने जंग से पैदा होने वाले माशी बहरान से निपटने पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात का ऐलान जुमेरात को व्हाइट हाउस में इस मामले पर होने वाली मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। बाइडन 2021 के अवाइल में अमेरिकी सदर का ओहदा संभालने के बाद मैक्रों के पहले अमेरिकी दौरे की मेजबानी कर रहे हैं।
और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां पुर्तगाल की टीम जो पहले ही नॉट आउट में पहुंच चुकी है, फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप एच में जुम्मे को जनूबी कोरिया का मुकाबला करेगी। ये मैच एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। पुर्तगाल पहले ही 2 जीत के साथ आखिरी 16 में है। आज का मैच जीतने की सूरत में टीम अपने ग्रुप में सरे-फहरिस्त होगी। और ग्रुप एच के एक और मैच में उरुग्वे का मुकाबला आज घाना से होगा। घाना की टीम पॉइंट्स टेबल में 1 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि उरुग्वे ने इस मुकाबले में अभी तक एक भी जीत दर्ज नहीं कराई है। घाना को नॉट आउट राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए जीत दरकार है, जबकि चौथे नंबर पर उरुग्वे अपने आखिरी 16 उम्मीदवारों को जिंदा रखने के लिए आज का मैच जीतने की कोशिश करेंगे। फीफा वर्ल्ड ग्रुप जी में रात गए मैच में ब्राजील का कैमरून से टकराव होगा। ग्रुप जी में सरेफहरिस्त रहने वाली ब्राजील नॉट आउट राउंड में दाखिल हो गई है, जबकि कैमरून को आखिरी 16 में जगह बनाने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। वहीं दूसरी जानिब ग्रुप जी के एक और मैच में स्विट्जरलैंड का मुकाबला सर्बिया से होगा। स्विट्जरलैंड को नॉट आउट राउंड में जगह बनाने के लिए इस मैच में जीत या ड्रॉ की जरूरत है, जबकि सर्बिया की कारकर्दगी के पेश नजर ये जीत टीम के लिए आसान नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।